एक ही बात है कि मैं बोलूं तो मेरे पीछे 100 लोग मारने के लिए ना आए। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है, देखिए हम और आप बोलना छोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि ये बोल दे हमारे बदले में, तो वो संभावना खत्म होगी, तो वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज चली जाएगी। और यही हो रहा है कि बोलने वाले को डरा डरा कर उधर जो पीछे जो बेंच पर बैठी हुई जनता है ना, उसको मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत अब जनता की रही नहीं है। जो तुमने किसी को चुना था, बनाया था कि ये आपका लाउड स्पीकर है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, इसको हमने खत्म कर दिया है। अगर आप इसके जरिए बोलेंगे तो जैसा इसकी हालत किया है वैसा ही आपकी हालत करेंगे, और उनकी वैसी हालत हो गई है। वो हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हैं और कातर होकर पूछ रहे होते हैं हमारे लिए तो कोई आया नहीं। इसका मतलब उनकी भी हालत वैसी हो गई है। बड़ा जनरल सा सवाल है ना। ये तो कोई स्लोगन चलता रहता है, वो बंबई का पैसा लेकर लिख देता है मेरा देश बदल रहा है, तो उससे थोड़ी होता है, बदल जाता है। अब कौन कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपनी चिंताएं हैं कि जब 4 जजों को बाहर आकर ये कहना पड़े कि लोकतंत्र का सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, तो मुझे इस बदलाव पे दुख है और शक भी है। जब एक जज की मौत की जांच, जहां बात बात में इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है और जांच शुरू हो जाती है, आप एक सीडी चला दीजिए और वो अपोजिशन के नेता के खिलाफ अगले दिन सीबीआई घर पहुंच जाती है, उससे उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जज लोया की मौत, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती है ना। तो फिर ये देश तो दूसरे तरीके से बदल रहा है ना। हम तो बुजदिल इंडिया नहीं चाहते थे, हम तो बहादुर इंडिया बनाने का सपना दिखाया गया था, और आप बुजदिल इंडिया बना रहे, सबको डरा रहे हैं, बोल नहीं सकते। अभी प्रसून वाजपेयी ने कहा कि पीएमओ से फोन आते हैं न्यूज रूम, तो पीएमओ वाले साहब को कहा जाए कि आप न्यूज रूम में एडिट भी करने आ जाइए, फिर वहीं बैठिए, न्यूज एडिट कीजिए। अगर सरकार नहीं चला रहे हैं, अगर आपको खबर ही चलानी है तो आप न्यूज एडिट कीजिए, हेडलाइन आप ही लिखिए, आप ही न्यूज पढ़ दीजिए। फिर रेडियो की तरह आप वहां से खोल के रोज रात को पीएमओ से न्यूज ही पढ़ दीजिए, क्या दिक्कत है, सब न्यूज बंद करा दीजिए। अगर ये सब हो रहा है तो यही कर लीजिए। क्या ये देश का बदलना अच्छा बदलना है? कोई भी भारत किसी भी रास्ते पे चले, भले ही किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो बुजदिल इंडिया नहीं हो सकता ना कि वो किसी से डरता रहे हमेशा, और बोलने वाले को डराने के 9 तरह के जायज तरीके अपना लें। इनकम टैक्स को खड़ा कर दें, यहां से निकाल रहा है, वहां से निकाल रहा है, और आपकी रैली का कहां से पैसा आ रहा पता ही नहीं चल रहा है। इतना पैसा, इतनी महंगी राजनीति कहां से हो रही है तो पता नहीं चल रहा है किसी को। तो मेरी चिंता यह है कि हिंदुस्तान बुजदिल नहीं होना चाहिए, जिसमें से 2 ही लोग बोले और बाकी लोग सुनते रहें। ऐसा हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से इसमें अभी बदला है, लेकिन डराने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो नहीं देखा सत्ता पक्ष किसी नेता के प्रति ये जांच एजेंसियों की इतनी सक्रियता। सारे संत हो गए हैं क्या? हो गए हैं संत। मेरा तो एक ही पैमाना है कि किसी भी सरकार का अगर आप मूल्यांकन करना है तो आप पहले देखो कि मीडिया का स्वतंत्र है कि नहीं है। अगर मीडिया स्वतंत्र लगता है कि नहीं है, तो फिर आप सरकार का मूल्यांकन क्यों करना चाहते हो? उस नेता का मूल्यांकन क्यों करना चाहते हो? बात खत्म होगी ना फिर तो। जब वही आजाद नहीं है तो इसका मतलब आप जो भी जानते हो वो झूठ जानते हैं। तो अपने झूठ पे आप डांस करना चाहते हो तो कीजिए, इसको आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए। आप ठीक है, आप घोषित कर दीजिए कि आप बदल चुके हैं, कर लीजिए। आप एक फ्लाईओवर और हाईवे दिखा के, एक्सप्रेसवे दिखा के मुझे बताना चाहते हैं कि आप बदल गए, वेल एंड गुड, थैंक यू सर, आप बदल गए होंगे। लेकिन बाजार के तौर पे तो बहुत, बाजार में तो आप देखिए कितना संकट है ना। आपने जो सपना 20 साल से दिखाया है, उसके तो सारे डेटा यही कहते हैं कि हम ही जैसे 4-5% के लोग हैं, 1% लोग हैं जो उसके लाभार्थी हैं, बाकी लोग तो नहीं है उसमें। बाकियों का हिस्सा तो कभी ना कभी तो मांगेंगे ना, हमसे भी मांगेंगे, आपसे भी मांगेंगे, उनसे भी मांगेंगे, तो मांगेंगे। तो सोसाइटी का प्रोसेस है, तो कहां लाभ मिला? बता दीजिए कहां लाभ मिला है बाजार के प्रोसेस से। लोगों के पास, ज्यादातर लोग आज कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्या लाभ मिल गया? लाखों लोगों से सरकारें जो है इम्तिहान करा रही हैं और परीक्षाएं का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्या लाभ मिल गया उन नौजवानों को? उनकी कोई गलती थी? किसी राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने चुना, कोई गलती थी? नहीं थी। तो बदला क्या? मतलब यही जानना चाहता हूं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बाजार में और स्लोगन लिख देने से नहीं होता है ना। इतने बड़े देश में तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे इसरो वाले रॉकेट छोड़ देते हैं, वही सारे बदलाव का पैमाना थोड़ी हो जाएगा। इसरो ने एक रॉकेट छोड़ दिया है,
ये एक डिपार्टमेंट है, वो कोना है, अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया काम करता है, शानदार है दुनिया में उसका रिकॉर्ड। ये है, या टीवी में इतना नहीं डिटेल में बताया जा सकता है, पर इतना जरूर है कि ये जो राजनीतिक पार्टी जिस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है उस राष्ट्रवाद से तो बचना चाहिए, ठीक है, वो खतरनाक है। क्योंकि जब आप सवाल को खत्म करने के लिए उस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने लगते हैं, कि आपने पूछा तो आप देशद्रोही हैं, देश गद्दार हैं, तो इसका निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद नहीं है। कोई भी राष्ट्रवाद अपने भीतर के नागरिकों के समूह की निष्ठा पे शक करे, इसका मतलब वो राष्ट्रवाद नहीं, वो नौटंकी है। कोई प्लान है जनता के एक बड़े तबके को खत्म करने की, उससे उसकी नागरिकता छीन लेने की, जो पूछने वाले लोग हैं उनको डरा देने की। तो पूरे दुनिया की इतिहास की यात्राएं आप देख लें, कितने साल की यात्रा है राष्ट्रवाद की। अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की यात्रा देखिए तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही थोड़ी है, ये तो खत्म हो गया था। 10 साल पहले बोलने लगे थे लोग ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक दुकान है ये राष्ट्रवाद। 2 साल 300 साल, इससे ज्यादा इसकी हिस्ट्री है क्या? नहीं है ना। खोजते रहिए, अब जबरदस्ती का बनाते रहे तो उसका कोई अलग बात है, उसका तो कोई तुक नहीं है। तो एक सिस्टम आप इवॉल्व करके आए हैं तो ठीक है। तो जो राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठ के जिस राष्ट्रवाद को लेकर कर रहे हैं, निश्चित उसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है पूरी तरीके से, और वो डराने का काम ज्यादा है। कोई भी राष्ट्रवाद की विचारधारा अगर वो डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं इंश्योर करती है, सुनिश्चित नहीं करती है, और सवाल करने वालों को आपसे असहमत होने का बराबरी का स्पेस नहीं देती है, बिना इसके कि आप उसकी निष्ठा पे शक करें, वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है, ना वो देश प्रेम हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता वो तो पहले समझ लेना, तो उसको वो समझ जाए कि वो क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा और उसकी राजनीति वो थोड़ी तय करेंगे कि कोई नई समझ बन गई एक चुनाव जीतने से। एक चुनाव जीतने से लोगों की नई समझ बन गई है क्या? 2014 के साल में लोग राष्ट्रवाद को लेकर डिबेट कर रहे थे। जो आर्टिकल लिखते हैं अंग्रेजी में कि नया इंडिया आ गया, कुछ बदल गया, लोग बदल, तो लोगों को तो पूछे जाके। वो तो आप टीवी के जरिए जब सत्ता में आए तो आगे आप उसको कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपने राष्ट्रवाद का यूज किया। अब कहां गए डिफेंस वाले? आते हैं टीवी पे? नहीं आते हैं। एक समय 2 साल 3 साल खूब आते थे, अब क्यों नहीं आते हैं वो लोग? तो एक फॉर्मूले की तरह, डिजाइन की तरह सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए ये राष्ट्रवाद है। अब आपको खुद कम्युनलिज्म को आपको कहने में आपको शर्मिंदगी होती है, पता है कि ये फॉर्मूला पिटा है, तो आप उसको नेशनलिज्म का कवर देते हैं। आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रोग्राम को लेकर आना चाहिए और उसी को लेकर हिसाब देना चाहिए। ये जो दिन भर आइडियोलॉजिकल ड्रामा जो चल रहा है ना, जो चादर बिछाई जा रही है, वो यही इसका मतलब है कि तुम और कुछ मत पूछो हमसे। नौकरी के फ्रंट पे क्या किए, इसके फ्रंट पे क्या किए, उधर क्या किए, इधर क्या किए, बस खुश रहो कि हम राष्ट्रवादी हैं। खुश रहिए। दुनिया में कोई ऐसा देश है जो विश्व गुरु है? कौन अनाउंस करता है कि कौन सा देश विश्व गुरु है? कोई डिग्री है विश्व गुरु की? क्या बनना है सुपर पावर? कौन है इस दुनिया का सुपर पावर? कोई है? कोई एक देश है आज की तारीख में सुपर पावर? तो क्या बन जाएगा वो? चाइना है, अमेरिका है, आप देख लीजिए शक्ति संतुलन में क्या बदला। तो उसमें भारत की तो अपनी एक महत्वपूर्ण जगह है ही। ये विश्व गुरु क्या होता मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो कोई इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ना विश्व गुरु का। आप क्या एक ढंग की तो यूनिवर्सिटी नहीं, आप कह रहे हो कि विश्व गुरु बन जाएंगे? किस चीज पे आप विश्व गुरु बने? फ्रांस से राफेल खरीद के, वो भी उसका दाम नहीं बता रहा हूं कितने में खरीदे हैं, दूसरे देश का जहाज खरीद के आप विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? किस चीज का बनेंगे? कहां कोई सर्टिफिकेट कोर्स है विश्व गुरु बनने का? हर कंट्री अपने इकोनॉमिक पैमाने पे अच्छा करती है, कभी बुरा करती है। भारत की अपनी जगह कई क्षेत्रों में दुनिया में आज से नहीं बहुत पहले से है, बहुत ही मकबूलियत उसकी दुनिया में कायम रही है। तो ये जो सपना देखा है, कल को भारत कुछ नहीं था, आज भारत कुछ नहीं, हम परसों विश्व गुरु बनाएंगे, उन्हीं का बुलेट ट्रेन ले आके, मतलब बाकी सारे ट्रेन बाकी फैसिलिटी को खत्म कर दीजिए। मुंबई अहमदाबाद उसमें अभी आरटीआई से जानकारी आई है कि 40% सीट जो है जो नॉर्मल ट्रेन चलती है उसमें खाली रहती है। उस रूट पे आप बुलेट ट्रेन चलाए हो, उन्हीं का टेक्नोलॉजी ले आके आप कह रहे हो विश्व गुरु बन गए। तो आप अपना कोई बुलेट ट्रेन बना लेते हैं ना, फिर तो समझ में आता कि आप विश्व गुरु बन गए। आप स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, वो भी आपका नहीं, वो भी बाहर का है, ठीक है,
वो भी लेकर आए, अब आप उस पर बात नहीं करते हैं। दूसरे का प्लान, दूसरे की नकल कर करके आप उसमें स्लोगन लिख देने से विश्व गुरु थोड़ी होता है। देश के हर कस्बे में आप जाकर देखें, कोई ढंग का साधारण परिवार के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। इस वक्त इस देश में ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं, दर्जनों, जहां पे 3 साल में बीए नहीं हो पाता, 4 से 5 साल होता है। बताइए किधर विश्व गुरु साहब? नौटंकी की भी हद होती है ना। ये तो विलासिता है मुद्दों की कि आप बुनियादी चीजों को सॉल्व नहीं करके इधर उधर जीत रहे हैं। उनका फॉर्मूला ठीक है, वो जानते हैं कि जनता इन्हीं चीजों पे लुटती मरती है तो जीत रहे हैं, लेकिन आप तो अलग से हटकर आप देश को देख रहे हैं ना। तो मुझे तो वो, मैं क्या करूं उन 2 लाख बच्चे जो 3 साल में बीए नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैं उनके बीच जाके जश्न मना सकता हूं कि भारत विश्व गुरु बना? आप मुझे बता दो।